क्या तेरी मेरी लव स्टोरी एपिसोड नंबर 15। अब तक आपने पढ़ा। सुधा घर से निकल चुकी थी। अपनी दोस्त तारा के कहने पर वो मंदिर पहुंचने वाली थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ श्रुति उसे खुश कैसे जाने देती। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जाते जाते भी सुधा को सुनाने में। अब देखना ये है कि क्या होता है सुधा की जिंदगी में आगे, क्या कुछ बदलता है। देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब आगे कहानी एक नए मोड़ पर आ रही है। सुधा अपने घुंघरू लेकर घर से निकल चुकी थी। घाट किनारे मंदिर में तारा कुछ बच्चों के साथ उसका इंतजार कर रही थी। वो बच्चे तारा की डांस एकेडमी के बच्चे थे। सुधा बहुत अच्छा डांस करती थी। उसके कथक डांस के मुंह पर तो हर कोई दीवाना था। घर से सुधा को कभी प्यार नहीं मिला। अपने दादा के कारण उसे थोड़ी बहुत इज्जत मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे मासूम बच्ची सुधा अपने में खोने लगी। तब उसके दादाजी ने उसका एडमिशन बनारस के सबसे प्रसिद्ध नर्तक के वहाँ करवाया। उन्होंने सुधा को कथक की हर एक बारीकियां सिखाई। सुधा डांस में महारत हासिल कर चुकी थी। फिर एक दिन वो हुआ जिसका सुधा को इंतजार भी नहीं था। सुधा को मुंबई से फोन आया। एक क्लासिकल डांस प्रोग्राम में उसका नाम आया, लेकिन सुधा की सौतेली माँ श्रुति को यह मंजूर नहीं था। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सुधा उनकी दोनों बेटियों से ज्यादा नाम कमाए। सुधा दिखने में आकृति और आरोही से बहुत ज्यादा सुंदर थी, जिस कारण श्रुति हमेशा इस बात से जलती थी। उन्होंने अपने पति को कहकर ऐसी पट्टी बढ़ाई कि उन्होंने सुधा को कहीं बाहर डांस करने से मना कर दिया। फिर भी सुधा अपने दादाजी के कारण डांस करती थी और अपने पिता के कारण हरीश कुछ नहीं कह पाता। फिर उन्होंने एक नई चाल चली। श्रुति ने हरीश के दिमाग में सुधा की शादी की बातें डालनी शुरू कर दी। हरीश ने भी ये ठीक समझा और सुधा की शादी 18 साल पूरे होने में जब महज एक हफ्ता बाकी था तब तय कर दी। सुधा को 18 साल होने में 2 दिन बाद ही सुधा की शादी थी, लेकिन एक हादसे में सुधा के होने वाले पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद तो सुधा अपने में ही गुमसुम रहने लगी। उसकी सौतेली माँ इस बात से खुश थी कि सुधा अब कहीं भी बाहर घर छोड़कर घर जाने की जिद नहीं करेगी, अपना नाम कमाने की जिद नहीं करेगी। वो उसे मंदिरों में बच्चों को डांस सिखाने के लिए मना नहीं करती थी, लेकिन अभी भी अगर सुधा को कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो टांग अड़ाने से पीछे नहीं हटती। सुधा के दादाजी मिस्टर सक्सेना ने सुधा के लिए एक डांस एकेडमी खोलने का फैसला लिया, लेकिन श्रुति को यह मंजूर नहीं था। उसने फिर इसमें अड़चन डाली और लड़ झगड़ कर मिस्टर सक्सेना से डांस एकेडमी नहीं खुलवाना तय किया। फिर भी सुधा बच्चों को बारीकियां सिखाने के लिए तारा की डांस एकेडमी को ज्वाइन करके वहां बच्चों से मिलती। दादाजी ने सुधा का इस बारे में बहुत साथ दिया था। सुधा अब तारा के साथ मिलकर कभी कभी बच्चों को डांस की बारीकियां सिखा देती। सुधा का भी बच्चों को डांस सिखाने का मेन मोटिव भी कुछ बड़ा ही था। दरअसल उन बच्चों का एक नेशनल डांस ग्रुप परफॉर्मेंस होनी थी। सुधा ने तारा के साथ मिलकर उन बच्चों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई। वो बच्चे सुधा का वेट कर रहे थे, लेकिन आज सुबह उसके पिता और उसके दादाजी के साथ हुई बातचीत को सुनकर सुधा का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन जब तारा ने उसे धमकी दी तो सुधा घर से उससे मिलने के लिए निकल चुकी थी। तारा वहां बच्चों के साथ बैठी इंतजार कर रही थी कि कब सुधा आएगी, पर कोई और भी था जो वहां तारा को यूं इंतजार करते हुए देख रहा था। दरअसल वो कोई और नहीं, रुद्र का मैनेजर अर्नव था। रुद्र पास के ही होटल में किसी के साथ मीटिंग के लिए आया था। इसी बीच अर्नव वहां से बाहर का नजारा देखने के लिए उठकर घाट वाली एरिया की तरफ आया। तब उसने देखा कि कुछ बच्चे और एक बड़ी लड़की मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी किसी का इंतजार कर रही हैं। उनकी आंखों में इंतजार साफ दिख रहा था। वो बार बार अपनी घड़ी को देखती तो कभी रास्ते को, कभी उठकर इधर उधर घूमने लगती। अर्नव उसके हर मूवमेंट को देख रहा था। अर्नव ने तारा को यूं झुलझुलाते हुए देखा तो वो हंस पड़ा। तभी वो लड़की आई जिसका तारा इंतजार कर रही थी, मतलब सुधा। सुधा को देखकर तारा के साथ साथ वहां जितनी बच्चियां थी सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई। सुधा ने मंदिर को प्रणाम किया और फिर तारा के पास जा पहुंची। तारा ने सुधा को गले लगाया और बोली, तारा बोली, थैंक गॉड तू आ गई, मुझे तो लगा कि तू नहीं आने वाली। सुधा बोली, किसी ने इतने प्यार से धमकी दी थी तो आना ही पड़ा। इतना सुनते ही तारा के चेहरे पे मुस्कान आ गई। तारा बोली, बिना धमकी दिए तू मानती कहाँ है, बच्चे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सुधा ने हाँ में सर हिलाया और तारा के साथ बच्चों को डांस सिखाने के लिए दूसरी तरफ को चल पड़ी। तारा ने म्यूजिक ऑन किया और अचानक हवाओं ने अपना रुख बदला। धीरे धीरे मध्यम हवा और मौसम बहुत अच्छा हो चुका था। एक सुकून भरे मौसम में नदी किनारे हल्की हल्की हवाएं बहती और एक प्यारा सा क्लासिकल डांस। सुधा ने डांस शुरू किया तो वहीं बच्चियां धीरे धीरे सुधा को फॉलो करते हुए डांस को कर रही थी। सबसे पहले सुधा ने अपने दुपट्टे को एक साइड किया और फिर अपने पैरों में घुंघरू पहनते हुए डांस का पहला स्टेप करने लगी। वहीं अर्नव सुधा और तारा दोनों को देख रहा था। अर्नव को वहां खड़ा देख रुद्र, जिसकी मीटिंग अभी खत्म हुई थी, वो मीटिंग होल्डर्स को बाय कहकर उस तरफ आया। तभी उसके कानों में एक गाने की प्यारी आवाज पड़ी, जिसे सुनकर रुद्र का ध्यान उस गाने की तरफ जा चुका था। एक हवा का झोंका रुद्र की ओर आया और रुद्र से टकराया तो ना जाने क्यों उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ये एहसास उसके लिए पहला पहला था। आज से पहले उसे ये एहसास कभी नहीं हुआ। जब वो ऐश्वर्या के साथ था तब भी उसने इस एहसास को महसूस नहीं किया। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और अपनी धड़कनों को काबू करते हुए खुद से बोला, रुद्र बोला, ये अचानक मेरी धड़कनों इतनी तेज कैसे हो गई? हवाओं ने अपना रुख बदल दिया है, ना जाने ये बनारस क्या रंग लाने वाला है।
रुद्र के चेहरे पर एक सुकून आ गया। उसने उस आवाज़ की तरफ ध्यान दिया तो अर्नव किसी को देख रहा था। रुद्र अर्नव के पास आया और अर्नव को कहीं खोया हुआ देख रुद्र अर्नव के कंधे पर हाथ रखकर बोला। रुद्र बोला, कहाँ खो गया है? अर्नव का ध्यान टूटा तो उसने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा। अर्नव बोला, जब सामने कोई इतना प्यारा डांस कर रहा हो तो ध्यान कहीं और कैसे जा सकता है? रुद्र ने उस तरफ को देखा जहां अर्नव ने इशारा किया तो रुद्र ना जाने क्यों उसे देखता ही रह गया। उसने एक टकटकी लगाए हुए सुधा को देखना शुरू किया। सुधा जो कि डांस में पूरी तरीके से खो चुकी थी। रुद्र ने सुधा को देखा और फिर उसके डांस के स्टेप्स को, फिर गाने को सुनता तो ना जाने क्यों सुधा में उसे कुछ ऐसा नजर आया जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। रुद्र सुध-बुध खोकर उसकी तरफ को जाने लगा। वहीं अर्नव की नजरें तो तारा पर टिकी हुई थी। सुधा और तारा दोनों ही बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ डांस कर रही थी। सुधा अपने डांस स्टेप को बड़े प्यार से कर रही थी तो वहीं रुद्र कब उस जगह आ पहुंचा जहां सुधा डांस कर रही थी उसे खुद नहीं पता चला। तारा और बाकी बच्चियों ने रुद्र को देख लिया था। वह अचानक रुक पड़ी। तारा ने बच्चियों को पीछे जाने का इशारा किया और खुद भी पीछे चली गई, लेकिन सुधा, वो तो डांस में इस कदर खो चुकी थी कि उसे कोई और दिख ही नहीं रहा था। रुद्र ना जाने क्यों सुधा को निहारे जा रहा था। सुधा के पैर अभी भी इस गाने पर थिरक रहे थे। सुधा डांस करते करते इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वह डांस करते करते किनारे की तरफ आ गई, जहाँ जगह बची तो नहीं थी। नदी और दीवार का वो किनारा और उसके बीच का चंद फासला बचा हुआ था। तारा की तभी एक जोरदार आवाज़ और सुधा की हड़बड़ी में होश में आना। सुधा को समझती उससे पहले ही हड़बड़ाहट के कारण सुधा नीचे पानी में जा गिरी। तारा जोर से सुधा का नाम चिल्लाती हुई बोली। तारा जोर से बोली, सुधा। रुद्र जो कि सुधा में खोया हुआ था अचानक इस हरकत से चौंक गया। तारा दौड़ते हुए उस दीवार के किनारे आई। उसने देखा कि सुधा डूब रही है। घबराती हुई तारा घबराते हुए बोली, सुधा रुक, मैं किसी को बुलाती हूँ। तारा ने बगल में खड़े रुद्र को देखा और फिर उसकी तरफ देखकर बोली। तारा बोली, प्लीज़ सुधा को बचा लीजिए, उसे तैरना नहीं आता, प्लीज़। जैसे ही रुद्र ने ये सुना तो उसने एक नज़र सुधा की ओर डाली जो पानी में बिल्कुल डूब रही थी। रुद्र ने बिना कुछ सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी। सुधा जो डर के मारे पानी में हाथ छटपटाते हुए डूब रही थी वो पानी की गहराइयों में समाने लगी। पर इससे पहले सुधा पानी के नीचे जा पाती रुद्र ने उसे पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा। अपने सामने रुद्र को देख सुधा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। डर के मारे सुधा ने रुद्र की शर्ट को काफ़ी टाइटली पकड़ा था। रुद्र का ये एहसास ना जाने क्यों उसे पहली बार महसूस हो रहा था। सुधा का उसके पास आना रुद्र को एक अलग खुशी दे रहा था, पर उसका दिमाग इस बात से साफ इनकार कर रहा था कि सुधा और उसके बीच कुछ तो है। दिल और दिमाग के बीच लगातार जंग चल रही थी। रुद्र को यूं पानी में जाता देख अर्नव भी वहां आ गया। रुद्र थोड़ी ही देर में किनारे पर आ गया। अर्नव ने रुद्र को हाथ दिया और फिर उसकी गोद से सुधा को पकड़ते हुए उसका हाथ ऊपर की तरफ खींचा। सुधा इस समय बेहोश थी। तारा की आंखों से आंसू बहने लगे। तारा बार बार सुधा को हल्के हाथों से थपथपा रही थी, लेकिन सुधा बेहोश थी। उसने काफ़ी मात्रा में पानी पी लिया। तभी रुद्र सुधा के पास आया और उसके पेट से पानी निकालने लगा। पेट को लगातार दबाने लगा ताकि एक खांसी से सुधा ने सारी पानी उल्टी की तरह कर डाली। धीरे धीरे उसे होश आया। उसने अपने सामने रुद्र को देखा। रुद्र जिसके बालों से अभी पानी निकल रहा था, उस पर उसका जो चाम था वो किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। एक अलग ही नूर उसके चेहरे पर चमक रहा था। सुधा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जब रुद्र को देखा तो रुद्र भी सुधा को देखने लगा। उसके पतले लाल होंठ, चेहरा इतना कोमल कि किसी को भी उससे प्यार हो जाए। काली आंखें, घनी पलकें उसके चेहरे की सुंदरता को बढ़ा रही थी। लंबे बाल जो कि डांस करते करते खुल चुके थे अब भीग चुके थे। रुद्र ने देखा कि सुधा ने जो ड्रेस पहनी हुई है वो गीला होने के कारण उसकी शरीर से चिपक रहा है और वह काफ़ी सुंदर दिख रही थी। रुद्र ने अपनी आंखों को किनारे करते हुए अर्नव से अपने ब्लेजर को सुधा की तरफ देते हुए कहा। रुद्र बोला, अब तुम होश में आ चुकी हो, ये लो, इसे पहन लो और जाकर चेंज कर लो। तारा सुधा की तरफ देखने लगी और बोली, गीले कपड़ों में घर कैसे जाएगी? ये सही कह रहे हैं, काम कर ले, कपड़े चेंज कर ले। सुधा बोली, ठीक है। तो वहीं सुधा तारा के साथ वहाँ से दूसरी ओर गई। सुधा ने तारा का हाथ पकड़ा और फिर उससे बोली। सुधा बोली, उनके सामने तो कहा नहीं, लेकिन मैं पैसे नहीं लेकर आई हूँ, ऐसे घर भी नहीं जा सकती मैं। तारा सुधा को पंडित जी के पास लेकर गई। पंडित जी ने सुधा को देखा तो मुस्कुराते हुए बोले। पंडित जी बोले, अरे सुधा बेटिया, तुम कैसी हो? तारा पंडित जी से बोली, पंडित जी, सुधा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो गलती से पानी में गिर गई और क्या है ना, कपड़े पूरे भीग गए हैं। घर जाते जाते समय लग जाएगा और कहीं ऐसा ना हो जाए कि सुधा को सर्दी लग जाए। क्या आप सुधा के लिए कपड़ों का इंतजाम कर सकते हैं? पंडित जी ये सुन थोड़ा मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं बेटिया, मेरी बेटी भी सुधा की उम्र की ही है, तुम चिंता मत करो, मैं भी उससे कह कर तुम्हारे लिए एक जोड़ी कपड़े मंगवा देता हूँ। इतना कहकर पंडित जी ने अपनी बेटी को बुलाया। तो वही रुद्र सुधा और तारा को यूं जाते हुए देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ तो ऐसा चल रहा था जो अलग था।
अर्नव ने ये महसूस कर लिया था, लेकिन जब तक रुद्र खुद से नहीं बताता उसने पूछना ठीक नहीं समझा। रुद्र पंडित जी, सुधा और तारा को देख रहा था। पंडित जी ने पास में पूजा की सामग्री जुटा रहे थे। अपनी बेटी की तरफ देखते हुए बोले। पंडित जी बोले, सौम्या बेटिया, जरा सुधा बेटिया की मदद करना। तो वहीं सौम्या, जो कि पंडित जी की बेटी थी, जो फूलों की माला बना रही थी, उसने अपने पिता की बात सुनी और फिर सुधा की तरफ आते हुए बोली। सौम्या बोली, बोलिए पिताजी, क्या मदद करनी है इनकी? पंडित जी बोले, बिटिया, सुधा बिटिया भीग गई है, तुम अपने एक जोड़ी कपड़े सुधा बिटिया को दे दो। जैसे ही पंडित जी ने ये कहा तो सौम्या ने हाँ में सर हिलाया और मंदिर के पीछे वाले घर में तारा और सुधा को लेकर गई। वहाँ उसने सुधा के कपड़े चेंज करवाए और उसके बाद सुधा सौम्या का धन्यवाद करते हुए अपने गीले कपड़ों को लेकर एक पॉलिथीन के बैग में पैक करके बाहर आई। रुद्र अभी भी सुधा को ही देख रहा था। सुधा जाने को हुई तो उसने तारा से कहा। सुधा बोली, चल, इससे पहले माँ को सुनाने का मौका मिल जाए, मुझे घर पहुँचना होगा। तभी तारा सुधा से बोली, तुझे लगता है तेरी सौतेली माँ को तेरी जरा सी फिक्र होगी? वैसे भी कल उनकी बेटी की सगाई है, उनका सारा ध्यान उसी में गया होगा। समझ में नहीं आता तेरी माँ को तेरे से दुश्मनी क्या है? हाँ, सौतेली माँ बुरी होती है, पर वो है तो तेरी सगी मौसी ना। फिर भी मुझे तो कभी शक होता है उन पर कि क्या सचमुच वो तेरी मम्मी की असली बहन है। सुधा तारा से बोली, ऐसा मत बोल तारा, चल मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। सुधा वहां से जाने को हुई कि तभी पंडित जी जोर से सुधा को रोकते हुए बोले। पंडित जी बोले, अरे बिटिया, अपने पिताजी से बोल देना कि कल की महापूजा के लिए महापंडित जी सुबह ही मंदिर में पधार जाएंगे, इसलिए जल्दी आ जाएं। सुधा ने ये सुन हाँ में सर हिलाया और पंडित जी को प्रणाम करके वहां से चली गई। पंडित जी उसे जाते हुए देख हल्का मुस्कुराते हुए सामने शिवजी की मूर्ति देखकर बोले। पंडित जी बोले, हे शिवजी, ना जाने क्या लिखा है आपने इसकी किस्मत में। सुधा बिटिया का यूं बेजान सा चेहरा देखा नहीं जाता। हे प्रभु, इसके जीवन में कोई माया करो, इसके जीवन में खुशहाली आए, हंसी आए। किसी को भेजो इस बिटिया के जीवन में जो उसके चेहरे पर खुशी लेकर आए और उसे इस नरक भरे जीवन से बचाए। पंडित जी की बात सुन रुद्र और अर्नव दोनों ही सुन रहे थे। रुद्र पंडित जी के पास आया और बोला। रुद्र बोला, पंडित जी, ऐसा क्या हुआ है इसकी जिंदगी में जो आप शिव जी से ये बोल रहे हैं? पंडित जी रुद्र की तरफ देखते हुए बोले, बेटे नए हो क्या यहाँ? रुद्र ने हाँ में सर हिलाया तो पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, ये सुधा बेटिया है, सक्सेना परिवार की बेटी। हरीश सक्सेना को तो जानते होंगे, ये उनकी पहली पत्नी की बेटी है, लेकिन बहुत दुख है इसके जीवन में। इसलिए भगवान से बस प्रार्थना कर रहा था कि इसके जीवन में कोई ऐसा आए जो इसे हमेशा खुश रखे और इस नरक भरी जिंदगी से इसे आज़ाद करके ले जाए। रुद्र को सुधा के बारे में और जानने की इच्छा हुई तो वहीं अर्नव रुद्र का ये चेहरा देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो रुद्र लड़कियों को अपने आसपास भी नहीं भटकने देता था, वो सामने से किसी लड़की के बारे में पूछ रहा है। रुद्र ने जैसे ही हरीश सक्सेना का नाम सुना तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके दिमाग में कुछ तो ऐसा चल रहा था, कुछ बहुत बड़ा प्लान बन रहा था। रुद्र वहां से इतना सुनकर जाने को हुआ, लेकिन तभी कुछ सोचते हुए पंडित जी की ओर मुड़ा और फिर पंडित जी की तरफ देखकर बोला। रुद्र बोला, पंडित जी, आपने ऐसा क्यों कहा कि नर्क भरी जिंदगी से कोई इसे बाहर लेकर जाए? हरीश सक्सेना की बेटी है, राजकुमारी की तरह रहती होगी। पंडित जी बोले, काश बेटा तुम्हारी बातों में सच्चाई होती। सुधा बिटिया की हालत तो नौकरों से भी गई गुजरी है उस घर में। सुधा हरीश सक्सेना की पहली पत्नी की बेटी है। माँ जन्म देते ही गुजर गई तो हरीश सक्सेना ने अपनी साली के कहने पर अपनी बेटी को मनहूस समझना शुरू कर दिया। हरीश सक्सेना के ससुराल वालों ने ये सोचा कि हरीश की शादी उसकी साली से करा दी जाए तो सुधा को एक माँ मिल जाएगी। आखिर मौसी भी एक माँ होती है, लेकिन हरीश की शादी श्रुति शुक्ला से हो गई, जो शादी के बाद श्रुति सक्सेना बन गई। हरीश की जिंदगी में फिर 3 बच्चे और आए। श्रुति ने सबसे पहले बेटे को जन्म दिया। शादी के 10 महीने बाद ही हरीश सक्सेना के बेटे का जन्म हो गया था, जिसका नाम रखा सोहित सक्सेना। उसके बाद 1 साल बाद श्रुति सक्सेना ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, जिसका नाम है आरोही और आकृति सक्सेना। आरोही आकृति से 10 मिनट बड़ी है। रुद्र बोला, इसका मतलब सुधा सक्सेना सक्सेना परिवार की सबसे बड़ी बेटी है और सबसे बड़ी वारिश भी। पंडित जी ने हाँ में सर हिलाया और बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने। तभी अर्नव पंडित जी से बोला, पंडित जी, फिर क्या हुआ, आगे बताइए ना। पंडित जी ने फिर बताना शुरू किया। पंडित जी बोले, 3 बच्चे हो जाने के बाद तो जैसे श्रुति को सुधा से नफरत होने लगी। श्रुति सक्सेना हरीश को पसंद करती थी, लेकिन हरीश ने शादी की उसकी बड़ी बहन सविता से। फिर उसकी मौत के बाद हरीश सक्सेना की दूसरी बीवी बनी श्रुति। तब से सुधा की जिंदगी और खराब होती चली गई। जैसे जैसे श्रुति ने अपने बच्चे करे, उसके बाद हरीश को सुधा से इतना दूर कर दिया कि बिन माँ की बच्ची बिन बाप की भी हो गई। हरीश के पिता और मैं बहुत पुराने मित्र हैं। मिस्टर सक्सेना अक्सर मेरे पास आकर सुधा के बारे में चिंतित हुआ करते थे और फिर एक दिन मौका देखते ही श्रुति ने एक ऐसा दांव खेला जिसमें सुधा बुरी तरीके से फंस गई और उसके दादाजी मतलब मिस्टर सक्सेना भी कुछ नहीं कर पाए। रुद्र बोला, ऐसा क्या खेल खेला श्रुति सक्सेना ने?
पंडित जी बोले, 4 साल पहले सुधा की शादी करवाने का खेल। सुधा बिटिया को 18 साल पूरे हुए ही थे। 18 साल पूरे होने के 2 दिन बाद ही सुधा की शादी तय कर दी गई। लेकिन एक हादसे में सुधा बिटिया का होने वाला पति इस दुनिया से चला गया और साथ ही में श्रुति सक्सेना के बेटे को भी बहुत बुरी तरीके से चोट आई, जिससे उसके पैरों में लकवा मार गया। उसके पैर होते हुए भी अब किसी काम के नहीं रह गए। तब से जैसे श्रुति ने सुधा बिटिया की जिंदगी को तबाह करने का तय कर लिया था। उसके बाद उन्होंने काफ़ी कोशिश करी इन 4 सालों में सुधा की दोबारा शादी अपने भांजे अजय से कराने के लिए, लेकिन मिस्टर सक्सेना ने साफ इनकार कर दिया। रुद्र बोला, पर क्यों, ऐसा क्यों किया मिस्टर सक्सेना ने? पंडित जी बोले, अजय एक नंबर का बिगड़ा आवारा, बदतमीज और निहायती घटिया इंसान है। पता नहीं हरीश बेटे को क्या हो गया है। अपनी बीवी की बनाई हुई नफरत की पट्टी इतनी मोटी हो गई है कि उसे कुछ दिखता ही नहीं कि वो अपनी ही सगी बेटी के साथ इतना जुल्म कर रहा है। इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि सुधा की जिंदगी में कोई ऐसा आए जो उसे इसकी इस नरक भरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए लेकर जाए। माफ़ करना बेटा, इतनी सब बातें तुमसे कह दी। ये बातें किसी से कह तो नहीं सकते और ना ही कहनी चाहिए, लेकिन ना जाने क्यों तुम्हें देखकर एक अपनापन सा लगा, इसलिए तुम्हें बता दिया। अर्नब पंडित जी की सारी बात सुन रहा था। उसके दिमाग में एक सवाल कर गया। तभी अर्नब पंडित जी से बोला, पंडित जी एक बात बताइए। पंडित जी बोले, पूछो बेटा। अर्नब बोला, ये रोज़ यहाँ डांस करने के लिए आती है? पंडित जी बोले, हाँ बेटा, वो जो उसके साथ दूसरी लड़की है ना, उसका नाम तारा शर्मा है। ये यहीं पास में रहती है। तारा और सुधा बचपन की दोस्त हैं। दोनों बचपन से ही डांस करते हैं और अब छोटे छोटे बच्चों को तारा अपनी डांस अकेडमी में डांस सिखाती है। पर 2 हफ्ते से तारा की डांस अकेडमी का रिनोवेशन चल रहा है, जिस कारण तारा बच्चों को यहीं मंदिर किनारे डांस सिखा रही है, जिसमें सुधा भी उसका साथ देती है। अर्नब बोला, इतने बड़े घर की लड़की और अपनी दोस्त के साथ केवल डांस सिखाती है, ऐसा क्यों? पंडित जी ने एक फीकी हंसी हंसी और फिर बोले, पंडित जी बोले, अभी बताया तो था बेटा, बड़े घर की बेटी तो केवल नाम की है सुधा। उसकी सौतेली माँ सुधा को कभी आगे बढ़ते हुए और उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होते हुए देख ही नहीं सकती। दरअसल सुधा श्रुति सक्सेना की दोनों बेटियों से ज़्यादा सुंदर और गुणवान है। श्रुति सक्सेना सुधा का अच्छा कभी नहीं देख सकती और कल श्रुति सक्सेना की बड़ी बेटी आरोही की कल सगाई है और उसी के लिए एक महापूजा का आयोजन भी किया जा रहा है। लेकिन ये रिश्ता पहले सुधा के लिए आया था, फिर ना जाने क्या हुआ कि उन्होंने सुधा के लिए रिश्ता ना करके बल्कि आरोही से करने के लिए कह दिया। ये सुनकर तो श्रुति सक्सेना के मन में ना जाने कितने लड्डू फूटे। वो तो चाहती भी नहीं थी कि सुधा का घर किसी अमीर खानदान में बसे। श्रुति सुधा को खुश देख नहीं सकती, इसलिए तो सुधा को जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। रुद्र को ना जाने क्यों अब सुधा से हमदर्दी होने लगी थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस हो चुके थे। रुद्र ने हाँ में सर हिलाया और पंडित जी को नमस्ते कहकर वहाँ से अपने होटल की तरफ चला गया। गाड़ी में बैठा रुद्र कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में एक प्लान बनने लगा। रुद्र ने अर्नब से कहा। रुद्र बोला, मुझे सक्सेना परिवार की सारी डिटेल्स चाहिए, हर एक मेंबर्स के बारे में, कौन कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, हर एक एक डिटेल सबकी, ठीक है ना? अर्नब बोला, पर हमारे पास हरी सक्सेना की डिटेल्स है, बाकी फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स से क्या लेना और हमें क्या फ़ायदा? रुद्र बोला, दुश्मन को हराना है तो उसके परिवार करो, और वैसे भी हरीश सक्सेना जैसा गिरा हुआ इंसान अच्छा तो कभी नहीं बन सकता। सुधा सक्सेना ही वो लड़की बनेगी जो हरीश सक्सेना की ज़िंदगी बर्बाद करने का कारण होगी। अर्नब ने रुद्र की तरफ देखा और बोला, तू क्या करने वाला है रुद्र? रुद्र के चेहरे पर यह सुने कुटिल मुस्कान आ गई। अर्नब उस मुस्कान को समझ सकता था। अर्नब रुद्र से बोला, वो लड़की बहुत मासूम है रुद्र, उसने बहुत दुख देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, मैं तुझे उसके साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगा। रुद्र बोला, चिंता मत कर, उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। ना जाने क्यों पसंद आ गई है मुझे वो, और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है उसे मैं किसी और का कैसे होने दूं? उस अजय की भी सारी डिटेल्स चाहिए मुझे, कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, सब कुछ। पर उससे पहले कल जिस लड़की की सगाई होने वाली है उसके बारे में पता लगाओ। 3 दिन बाद शादी है उस लड़की की, तो क्यों ना एक ऐसा तमाशा क्रिएट किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अर्नब रुद्र से बोला, मैं कुछ समझा नहीं, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? रुद्र ये सुन बोला, बहुत कुछ बड़ा। बातचीत करते करते वो होटल पहुंच चुके थे जहां रुद्र रुका था। रुद्र बिना अर्नब से बाकी बात कुछ बोले सीधे कार से उतरकर अपने रूम की तरफ चला गया। उसे यूं जाता देख अर्नब अपने सर पर हाथ रखकर खुद से बोल रहा था। अर्नब बोला, ना जाने क्या चल रहा है इसके दिमाग में, बस इसके खेल में उस मासूम लड़की का दिल ना दुखे भगवान, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। रुद्र तो पत्थर दिल हो ही चुका है, लड़कियों से खेलना इसका बस एक शौक बन चुका है, पर इस मासूम को इसके शौक के बीच में मत लाइए भगवान। इतना कहकर अर्नब ने एक लंबी गहरी सांस ली और वहाँ से अपने रूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अपने रूम में बैठा किसी सोच में डूबा हुआ था। अभी भी उसके ख्यालों में सुधा ही आ रही थी। बार बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी कशिश और उसके होंठों पर एक मुस्कान आ जाती। ये देख रुद्र खुद से बोला,
जब से तुम्हें देखा है ना जाने क्या हो रहा है मुझे। यूँ तो बहुत सी लड़कियां मेरे पास आने की कोशिश करती हैं, पर ना जाने तुम में ऐसा क्या है कि मैं तुम्हारी तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ। तुमसे तो मिलना पड़ेगा सुधा सक्सेना, और अब तुम मुझसे बच भी नहीं सकती, क्योंकि अगर मेरी नज़रें किसी पर पड़ जाती हैं तो वो चीज़ हर हालत में मेरी होती है। हरीश सक्सेना, तेरी बर्बादी तो अब तय है, और तेरी बर्बादी तेरी बेटी से ही शुरू होगी। तभी उसके फ़ोन पर अर्नव द्वारा भेजी गई कुछ डिटेल्स आ चुकी थी। वो डिटेल्स आरोही सक्सेना के बारे में थी, जिसकी कल सगाई होनी थी। डिटेल्स पढ़ने के बाद रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रुद्र दोबारा खुद से बोला, शक्ल से तो इतनी मासूम लगती है ये, कहीं सचमुच हरीश सक्सेना की बेटी लगती है? चालाक और बहुत ज़्यादा लालची, अपनी माँ की तरह। आखिर अपने माँ के कुछ तो गुण जाएंगे ही इसमें, तो क्यों ना अब शादी वाले दिन तमाशा क्रिएट किया जाए, पर उससे पहले एक डेमो तो बनता है। रुद्र ने अर्नव को एक मैसेज भेजा। दूसरी तरफ अर्नव ने जब मैसेज पढ़ा तो वो थोड़ा हैरान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्र करना क्या चाहता है, पर रुद्र ने अर्नव को साफ बोल दिया था, अगर इस बारे में उसने किसी को भी बताया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। इस बारे में श्रेयांश और ओम दोनों में से किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। अर्नव अब धर संकट में आ चुका था। वैसे तो अर्नव कोई भी बात श्रेयांश और ओम को नहीं बताता, लेकिन अगर ज़रूरी हो तभी, और जब उसे ये लगे कि इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकला जा सकता, तब रुद्र ने ही अर्नव से कहा था कि वो श्रेयांश और ओम को सारी सच्चाई बता दे। लेकिन अभी तो सामने से रुद्र ने साफ इनकार किया था किसी को कुछ भी बताने से। अर्नव ने अपना हाथ अपने सर पर रखा और खुद से बड़बड़ाते हुए बोला। अर्नव बोला, ना जाने ये क्या करके मानेगा, आखिर चाहता क्या है, समझ नहीं आ रहा। खैर, काम तो करना पड़ेगा, अगर नहीं करूँगा तो ये मुझे भूखे शेर के आगे डाल देगा। इतना कहकर अर्नव अपना काम करने लगा, जो काम उससे रुद्र ने करने को कहा था। इतना कहकर अर्नव अपना काम करने लगा, वह काम जो रुद्र उसके द्वारा बोल चुका था। वहीं दूसरी तरफ सुधा जैसे ही सक्सेना हाउस पहुंची तो उसका स्वागत तानों से हुआ, जो कि उसकी सौतेली माँ ने ही किया था। श्रुति सुधा की तरफ देखती हुई बोली। श्रुति बोली, आ गई महारानी, ना जाने कहाँ डोलती रहती है। ये नहीं कि घर में छोटी बहन की सगाई होने वाली है और ये घर के कामों में हाथ बटाए, पर पता नहीं इसे क्या जलन है मेरी बेटी से। खुद का घर तो कभी बसा नहीं, और देखो मेरी बेटी से जल रही है। तभी सुधा अपनी माँ से बोली, ये आप क्या कह रही हैं माँ, आपने ही तो मुझे काम करने से मना किया था। तभी श्रुति बोली, ज़्यादा ही जुबान चलने लग गई है तेरी, तुझे तो अभी बताती हूँ मैं। इतना कहकर जैसे ही सुधा ने ये कहा तो श्रुति ने गुस्से से एक थप्पड़ सुधा को लगा दिया। सुधा कुछ बोलती उससे पहले ही श्रुति ने सुधा के बाल पकड़ लिए और उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोली। श्रुति बोली, क्यों री, कुछ ज़्यादा ही पर निकल आए हैं तेरे, देख रही हूँ बहुत दिनों से। भूल मत, तू अभी भी इस घर की बेटी है और मैं जैसा चाहूँ ना तेरे साथ वैसा सुलूक कर सकती हूँ। भले ही तेरे दादा के कारण तेरी शादी अजय से नहीं हो पाई, लेकिन आखिर कब तक बचेगी तू? तू देख, जिस दिन मेरी बेटी की शादी है उसी दिन तेरी शादी मैंने अजय से ना करवाई ना, तो मेरा नाम भी श्रुति सक्सेना नहीं। सुधा अपनी माँ की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दर्द से उसका चेहरा लाल हो चुका था। अचानक वहाँ हरीश सक्सेना आ गए। उन्होंने देखा कि श्रुति सुधा को बालों से पकड़कर उसे डांट रही है, तो हरीश बोला, यह क्या हो रहा है यहाँ पर? श्रुति ने अचानक हरीश को देखा तो वो थोड़ा घबरा गई। उसने सुधा के बालों को छोड़ा और फिर हरीश की तरफ देखती हुई बोली। श्रुति बोली, देखिए ना, आते ही मुझसे जुबान लड़ा रही है। कल आरोही की सगाई है और इसे देखिए घर में हाथ बटाने के सिवाय बाहर घूम रही है। मैं तो कहती हूँ इसके पैरों में भी शादी के पायल पहना दो। घुंघरू पहनकर नाचती फिरती है और हमारे घर की इज्जत नीलाम करती है। पहले तो उस अकेडमी में नाचती थी और अब तो घाट किनारे मंदिर के आंगन में नाच रही है। ना जाने कितने जान पहचान वाले लोगों ने इसे देखा होगा नाचते हुए। जैसे ही हरीश सक्सेना ने ये सुना तो उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। हरीश ने ना आव देखा, ना ताव, ना सीधे सुधा के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया और फिर सुधा की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला। हरीश बोला, बहुत हुआ तुम्हारा ये नाच गाना, बस करो, हमारे परिवार की इज्जत नीलाम करना। बाजारू लड़कियों की तरह अब तुम घर से बाहर नाचने भी लग गई हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तभी श्रुति आग में घी डालते हुए काम करते हुए बोली। श्रुति बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी, इसकी वो मिडिल क्लास दोस्त है ना तारा, उसके साथ रहकर देखो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। पहले उसके साथ एकेडमी में नाचती थी, अब देखो लोगों के बीच नाच रही है। इससे पहले ये लड़की हाथ से निकल जाए इसके हाथ भी पीले कर दो। हरीश बोला, सही कह रही हो तुम, बिल्कुल सही। तभी वहाँ पर मिस्टर सक्सेना आ गए। हरीश ने अपने पिता को देखा और फिर थोड़ा चुप हो गया। मिस्टर सक्सेना श्रुति की तरफ देखते हुए थोड़ा रूड तरीके से बोले। मिस्टर सक्सेना बोले, बहुत हुआ छोटी बहू, देख रहा हूँ तब से तुम सुधा को बोले ही जा रही हो और बोलने के साथ साथ उस पर हाथ भी उठा रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें इतनी बड़ी लड़की पर हाथ उठाते हुए? तभी श्रुति बोली,
माफ़ करिएगा पिताजी, हम आपकी इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी बोलेंगे हम उसे मानेंगे। मैंने कह दिया है सुधा की शादी होगी तो अजय से होगी। मैं किसी की इजाज़त नहीं ले रही हूँ बल्कि बता रही हूँ। अगर किसी को दिक्कत है तो शादी में ना आए, लेकिन सुधा की शादी तो अब अजय से होगी। मैं नहीं चाहती इस मनहूस का साया भी मेरी बेटी के खुशहाल और आने वाले सुखी जीवन में पड़े। कल मेरी बेटी की सगाई है और 3 दिन बाद शादी। मैं तो कह रही हूँ इसकी शादी भी तभी कर दीजिए आप। इतना कहकर श्रुति ने हरीश की तरफ देखा तो मिस्टर सक्सेना कुछ बोलने वाले थे कि तभी हरीश अपने पिता को इग्नोर करते हुए बोला। हरीश बोला, बिल्कुल ठीक कह रही है श्रुति, पिताजी मैं भी अब यही सोच रहा हूँ। सुधा की शादी अब होकर रहेगी, बहुत हो गया ये नाच गाना। हमारे परिवार की लड़कियां बाहर नाचती फिरती नहीं हैं। आपकी जिद के कारण मैंने सुधा को नाचने की परमिशन दी थी, लेकिन ये बहुत हो रहा है। ये हमारे घर की लड़की है, कोई बाजारू लड़की नहीं जो बाहर नाचती फिरे। जैसे ही हरीश ने यह कहा कि सुधा बाजारू लड़कियों की तरह नाचने गाने लग गई है तो मिस्टर सक्सेना से ये शब्द बर्दाश्त नहीं हुए कि कोई पिता अपनी बेटी के लिए ऐसा कैसे बोल सकता है। गुस्से में उन्होंने हरीश को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि तभी हरीश ने मिस्टर सक्सेना का हाथ पकड़ लिया और उनके हाथों को झटकते हुए बोला। हरीश बोला, बस बहुत हुआ पिताजी, मैं आपसे कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि चुपचाप आपकी जातियाँ बर्दाश्त करूंगा। मैंने कह दिया है सुधा की शादी परसों होगी तो मतलब परसों ही होगी। अगर आपको दिक्कत है तो आप मत आइए, पर आप भूल रहे हैं कि ये घर मेरे बिजनेस से चलता है, तो अब से इस घर के जितने भी फैसले लेने होंगे उनको लेने का हक सिर्फ मेरा और श्रुति का होगा। कल आरोही की सगाई है और कल सगाई होने के बाद शाम को ही अजय और उसका परिवार आने वाले हैं रिश्ता पक्का करने के लिए। और सुधा तुम अब घर से बाहर अगर निकली तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। जाओ सीधे अपने कमरे में। अब तुम घर से बाहर तब निकलोगी जब परसों तुम्हारी शादी होगी। उसके बाद विदाई में चली जाना अपने पति के घर। इतना कहकर हरीश सक्सेना वहां से गुस्से से चला गया तो वहीं सुधा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने एक नज़र अपनी दादाजी की तरफ देखा तो मिस्टर सक्सेना तो अपने बेटे की हरकत से हताश हो चुके थे। सुधा की आंखों में बेतहाशा आंसू निकल रहे थे। सुधा अपने आंसुओं को पोंछते हुए सीधे अपने कमरे की तरफ दौड़ गई। वहीं मिस्टर सक्सेना भी धीरे धीरे कदमों से अपने कमरे की तरफ चले गए। लेकिन इन सब में श्रुति कुटिल मुस्कान के साथ उन सबको जाते हुए देख रही थी। तभी वहां पर आरोही आई और अपनी माँ को गले लगाते हुए बोली। आरोही बोली, वाह माँ, आप तो झांसी की रानी बन गई एकदम से। क्या प्लान बनाया है आपने, एक तीर से दो शिकार। सुधा की शादी भी हो जाएगी और दादाजी कुछ कर भी नहीं पाएंगे। मान गए आपके प्लान को। तभी श्रुति हंसते हुए बोली, अरे इन्हें क्या पता कि श्रुति क्या चीज़ है। बस एक बार ये सुधा यहाँ से चली जाए, उसके बाद तो देखना मैं इस लड़की के पर कैसे काटती हूँ। मुझे पता है ये भले ही ज़मीन जायदाद सब तेरे पिता कमाते हैं, लेकिन अभी भी सब कुछ उस बुढ़े के नाम है। एक बार सुधा यहाँ से चले जाए फिर सब कुछ इस बुढ़े से तुम दोनों के नाम करवा दूंगी। जैसे ही आरोही ने ये सुना वो तो खुशी से झूमते हुए बोली। आरोही बोली, सच माँ? श्रुति बोली, और नहीं तो क्या, सुधा इस घर की पहली वारिस है, इसी वजह से सबसे बड़ा हिस्सा भी उसी का है। तभी तो मैंने इसकी शादी अजय से फिक्स कर दी। अगर इसकी शादी मैंने अजय से करा दी तो अजय बदले में हमें पूरे 6 करोड़ रुपये देगा। जैसे ही श्रुति ने यह कहा और जैसे ही आरोही ने यह सुना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये बात आकृति ने भी सुन ली थी। श्रुति और आरोही आपस में बात कर रहे थे कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई। उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे आकृति खड़ी थी। आकृति ने उन दोनों की बातें सुन ली। तभी आकृति उन दोनों की बात सुनकर बोली। आकृति बोली, इतने सारे पैसे? श्रुति ने यह सुन पीछे मुड़कर देखा तो पीछे आकृति खड़ी थी। श्रुति आकृति से बोली, आकृति तुम यहाँ? आकृति बोली, हाँ माँ, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। तभी श्रुति मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बेटा, मैं तो चाहती थी कि तुझे ये बात बताना, पर अब तूने सुन ही ली है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। तू बस देखती जा कैसे मैं इस पूरे साम्राज्य को अपने बस में करती हूँ। आखिर जो मेरा होगा वो तुम तीनों बच्चों का तो होगा। बस एक दिन और, उसके बाद ये सुधा नाम की बला हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर। पर जाने से पहले इस बुढ़े को ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके मरने का इल्ज़ाम आए सुधा के ऊपर, और सुधा हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर। फिर कोई भी उसे इस घर में आने की इजाज़त नहीं देगा। जैसे ही आरोही ने सुना तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। आरोही और आकृति आपस में गले मिलते हुए बोले। आकृति बोली, ठीक है मम्मी, आप अपनी प्लानिंग पर ध्यान दो और मैं दीदी की सगाई पर। आकृति ने यह सुना तो श्रुति बोली, हाँ हाँ ठीक है, तुम दोनों कल की तैयारी करो। मैं नहीं चाहती कि सुधा तुमसे ज़्यादा सुंदर लगे। जैसे ही श्रुति ने यह कहा कि तभी आरोही बोली, तो माँ, पापा उसे आने क्यों दे रहे हैं? आपको पता है ना वो हमसे ज़्यादा सुंदर है। तभी श्रुति बोली, सुंदर है तो क्या हुआ, कल मैं अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर लेकर जाऊंगी। फिर देखना सबसे ज़्यादा सुंदर तुम दोनों ही लगोगे, और बेटा कुछ ही दिनों तो झेलना है उसे। चलो तुम दोनों जाओ अपने कमरे में। श्रुति ने उन दोनों को ही इतना कहकर कमरे में भेज दिया था।
वहीं दूसरी ओर सुधा अपने कमरे में बेतहाशा रोए जा रही थी और रोते रोते अपनी माँ को याद कर रही थी कि आखिर उसकी माँ मर क्यों गई, और मरी भी तो उसे साथ लेकर क्यों नहीं गई। वो ये सोच ही रही थी कि एक नर्क से दूसरे नर्क पे जाने वाली है और वहाँ तो उसकी ज़िंदगी और ज़्यादा बदतर होगी। वो बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि ऐसी नरक भरी ज़िंदगी देने से अच्छा है कि उसे इस दुनिया से उठा ले, लेकिन भगवान ने तो शायद उसके लिए कुछ और ही सोचा हुआ है। श्रुति इस बात से खुश थी कि सुधा की शादी के लिए फाइनली घर में सब मान चुके हैं और अब मिस्टर सक्सेना कुछ नहीं कर सकते। उसने ये खुशखबरी अपनी बहन को सुनाई तो उसकी बहन तो खुशी के मारे पागल हो गई। आखिर उसके बेटे की गंदी नीयत और नज़र कब से सुधा पर थी, और श्रुति की बहन की नज़रें सुधा की माँ की ज़मीन जायदाद और गहनों पर थी। भले ही श्रुति सुधा की सगी मौसी थी, लेकिन अजय की माँ श्रुति की बहुत करीबी दोस्त थी। वो दोनों बचपन से ही बहनों की तरह रहे। दोनों को ही सुधा की माँ से सख्त नफरत थी। वजह ये थी कि सुधा की माँ दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और गुणवान थी। जब भी कोई घर पर आता तो सिर्फ सुधा की माँ की ही तारीफ करके जाता, जिससे श्रुति को धीरे धीरे सुधा की माँ से जलन होने लगी, और अजय की माँ पुष्पा को भी श्रुति की बहन की खूबसूरती से जलन होने लगी थी। फिर जब पुष्पा को ये पता चला कि श्रुति की बहन की शादी इतने बड़े अमीर खानदान में हुई है तो उन दोनों की जलन और बढ़ गई। आज अपने बेटे की शादी सुधा से कराने के पीछे पुष्पा का लालच सिर्फ यही था। उसे पता था कि सुधा के नैनीहाल से आधी जमीन श्रुति को मिली है और आधी जमीन सुधा की माँ को, और वो जमीन सिर्फ सुधा की हो सकती है। सुधा ना उस जमीन को किसी और को दे सकती है और ना ही कोई सुधा से उस जमीन को छीन सकता है। पुष्पा यही सोच रही थी कि अगर सुधा और अजय की शादी हो जाएगी तो वो ज़मीन पर जितना भी बिजनेस है वो तो अजय ही करेगा। वो इस बात से खुश थी कि सुधा को अजय हमेशा अपने पैरों की जूती बनाकर रखेगा। घर में एक नौकरानी की हैसियत से सुधा बिना कुछ बोले चुपचाप रहेगी, और श्रुति भी यही सोच रही थी कि अब सक्सेना हाउस पर और बिजनेस पर सिर्फ और सिर्फ उसके 3 बच्चों का हक रहेगा। दोनों का अपना अपना स्वार्थ छिपा था इस शादी के पीछे। अब देखना यह है कि क्या इनका ये स्वार्थ सिद्ध होता है। वहीं कमरे में सुधा रो रही थी और बार बार अपनी माँ को याद करके यही कह रही थी कि आखिर वो उसे छोड़कर क्यों चली गई। ये सब कुछ एक झटके में ही खत्म क्यों नहीं हो रहा। अगर वो मर गई तो उसे ये दर्द कभी नहीं सहना पड़ेगा। इस नर्क से वो शायद कभी नहीं निकल सकती। रोते रोते सुधा कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सक्सेना हाउस में सगाई की सारी तैयारी हो चुकी थी। अब इंतज़ार था तो कल की महापूजा का, जिसका इंतज़ार हरीश सक्सेना को कब से था। महापंडित जी ने हरीश सक्सेना से वो पूजा करवाने के लिए कहा था, क्योंकि ये पूजा आने वाले चुनाव के लिए उसके जीतने के लिए ही थी। अगर ये पूजा असफल होती या इसमें कोई भंग पड़ता तो हरीश का जीतना नामुमकिन था। उसके ग्रहों की दशाएं इस महापूजा से ही सही हो सकती थी। हरीश अपनी कुंडली और इन ग्रहों की पूजन को बहुत मानता था। इसके लिए वो महापूजा बिना किसी विघ्न के पूरी होनी बहुत ज़रूरी थी। ये बात सिर्फ हरीश और महापंडित जी जानते थे। हर किसी को तो यही लग रहा था कि ये पूजा आरोही की सगाई के लिए की जा रही है, क्योंकि सुधा की शादी में एक भारी संकट आया है जिस कारण हर कोई डरा हुआ है। तो हर कोई यही समझ रहा था कि ये पूजा आरोही की शादी और सगाई बिना किसी विघ्न के हो इसलिए की जा रही है, लेकिन असली कारण तो सिर्फ हरीश जानता था। सुबह हो चुकी थी। सक्सेना हाउस में ये सुबह चहल पहल से हो रही थी। हर कोई इधर उधर भाग कर काम कर रहा था। सगाई के साथ साथ पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी थी। वहीं श्रुति सुधा से सारा काम करवा रही थी, लेकिन जैसे ही हरीश वहां आया तो उसने सुधा को फिर से जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। श्रुति हरीश के सामने सुधा को जलील करने लग गई, जिससे कि हरीश की नफरत सुधा के लिए बनी रहे। वहीं अब तो सुधा को इन सब की आदत हो गई थी। हरीश ने एक नज़र सुधा को देखा और फिर सुधा की तरफ देखते हुए बोला। हरीश बोला, अभी के लिए तैयार रहना, आज सुबह अजय और उसकी फैमिली आ रहे हैं। तभी श्रुति बोली, अरे मिलना क्या है, अजय ने तो देखा ही है सुधा को, और आप लोग तो जानते ही हैं ना अजय को भी और उसकी फैमिली को भी। तो एक काम करते हैं, जैसे ही आरोही की सगाई होती है साथ ही में अजय और सुधा की शादी भी कर देते हैं। जैसे ही आरोही ने यह सुना तो उसका मुंह बन गया। आरोही बोली, ये क्या बोल रही हैं आप माँ, आप मेरी बराबरी इस नौकरानी से कर रही हैं। तभी वहां पर मिस्टर सक्सेना आए और आरोही को चुप कराते हुए बोले। मिस्टर सक्सेना बोले, तमीज से आरोही, सुधा इस घर की बेटी है, जैसे तुम हो वैसे ही सुधा है, और भूलो मत सुधा तुमसे बड़ी है, तुमसे बड़ी, तो इस घर पे सबसे ज़्यादा अधिकार उसी का है। तभी श्रुति बोली, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है पिताजी कि मेरे बच्चों का कोई अधिकार नहीं है। देखिए जी, आपके पिता भी यही सोचते हैं कि मेरे बच्चों का इस घर पर कोई अधिकार नहीं। जब हमारा कोई अधिकार नहीं तो मैं किस हक से यहाँ रहूँ। जैसे ही श्रुति ने ये कहा और हरीश कुछ बोलने वाला था कि तभी मिस्टर सक्सेना उन दोनों की तरफ देखते हुए कड़क आवाज़ में बोले। मिस्टर सक्सेना बोले, बस छोटी बहू, बहुत बोल ली तुम।
मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वो बोलती रहोगी। और तुम्हारे इन पैतरों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। भले ही तुमने भड़काकर हरीश को अपनी साइड कर लिया हो, लेकिन तुम मुझे नहीं कर सकती। और मैंने जो कहा है उसका मतलब तुम अच्छे से समझती हो, लेकिन तुम बात को बतंगड़ बनाए बिना कैसे रह सकती हो। मैंने बस इतना कहा कि जितना अधिकार इस घर में तुम्हारे 3 बच्चों का है, उससे कहीं ज़्यादा अधिकार सुधा का है। भूलो मत, सुधा इस घर की असली वारिस है। तभी हरीश बोला, तो पिताजी मेरे ये 3 बच्चे क्या इस घर के नकली वारिस हैं? मिस्टर सक्सेना बोले, ये तो तुम भी जानते हो हरीश, और मैं भी, कि सुधा इस घर में सबसे ज़्यादा हकदार है। इस घर में उसका हक तुम्हारे बाकी 3 बच्चों से सबसे बड़ा है। अगर तुम्हें ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो मैं आज ही वकील को बुलाकर इस घर का अच्छे से बंटवारा कर देता हूँ। अब मुझे कोई बहस नहीं करनी इस बात पर। जैसे ही मिस्टर सक्सेना ने इतना कहा ही था और वो इतना कहकर वहाँ से गए, तो हरीश सुबह सुबह अपने पिता से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो भी वहाँ से बिना कुछ कहे पैर पटकते हुए चला गया। सुधा वहीं खड़ी थी। श्रुति ने देखा कि सुधा वहाँ पर खड़ी है तो उसे मिस्टर सक्सेना का गुस्सा निकालने का सही मौका मिल गया। श्रुति सुधा से बोली, मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। सुबह सुबह कलेश करवा कर मेरी बेटी की खुशी तो तुझसे देखी नहीं जाती। आज इसके लिए इतना बड़ा दिन था और आज के दिन ही तूने घर में कलेश करवा दिया। मनहूस कहीं की, चल जा, ताकत तैयार हो, आज तेरी और अजय की शादी होनी है। शादी में मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए वहाँ। जैसे ही उसने ये कहा और इतना कहकर श्रुति सक्सेना ने सुधा को अपने कमरे में भेज दिया। कमरे में चले जाने के बाद श्रुति बोली, ये बुढ़ा कुछ ज़्यादा ही तेज निकला। इससे पहले इसने जो गुस्से में कहा है वो सच कर दे। मुझे सुधा की शादी कैसे भी करवानी होगी, नहीं तो कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए। इतना कहकर श्रुति प्लान बनाने के लिए कमरे में चली गई थी ताकि वो सुधा की शादी करवा सके। मंदिर में महापूजा और महायज्ञ का आयोजन हो चुका था। थोड़ी देर में सक्सेना फैमिली भी वहां पहुंच गई। वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अजय की फैमिली तो वहां आ चुकी है। साथ ही में जिस लड़के से आरोही की सगाई होने वाली है वो लड़का भी वहां मौजूद है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हरीश की पार्टी हेड का बेटा था। दरअसल हरीश को ये चुनाव टिकट भी इसलिए मिला था कि अगर आरोही की शादी उसके बेटे रमन से हो तो हरीश को इस इलेक्शन का भारी सपोर्ट मिलेगा। ये शादी के पीछे एक कारण ये भी था, आरोही और रमन एक दूसरे से प्यार करते थे। रमन आरोही को कॉलेज टाइम से पसंद करता था, इसलिए वो इस शादी के लिए मान गया था। पर आरोही रमन के साथ सिर्फ पैसों के लिए थी। उसे पता था कि रमन की फैमिली पावरफुल फैमिली से है, रमन इकलौता लड़का है और उसे पैसों की कोई कमी नहीं होगी, इसलिए वो भी शादी के लिए मान चुकी थी। हालांकि उसे उस समय कोई नया लड़का मिलता तो रमन की फैमिली से ज़्यादा अमीर होता तो वो झट से ये शादी तोड़ देती, लेकिन अभी आरोही के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। इस कारण ये शादी वो सिर्फ पैसों के लिए कर रही थी, लेकिन यहाँ रमन उससे प्यार करता था तो आरोही यही सोच रही थी कि उसे और क्या ही चाहिए। फिर रमन उससे प्यार करता है और जो वो बोलती है वो करता है और अमीर भी है, और ऐसी ऐश भरी लाइफ को छोड़कर वो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारे। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र को भी हरीश सक्सेना के इस महापूजा के बारे में पता चल गया। महापूजा और महायज्ञ से पहले सगाई होने वाली थी, इसलिए दोनों फैमिलियां सगाई के लिए वहां आ गई। वहां रुद्र भी ये सब कुछ टीवी पर लाइव देख रहा था। अपने कमरे में बैठे रुद्र को जब ये पता चला कि सुधा की अभी सगाई होने वाली है तो उसे अपने दिल में चुभन सी महसूस हुई। टीवी पर सुधा की तस्वीरें भी दिख रही थी। लाइव फुटेज में अजय सुधा के बगल में खड़ा था, लेकिन सुधा के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। थोड़ी देर में श्रुति सुधा के बगल में आई। उसने सुधा से कुछ ऐसा कहा तो उसने अपने चेहरे पर सुधा ने एक फीकी मुस्कान लेकर हंसी ओढ़ ली। फिर आंखों में निराशा और शांति अभी भी दिख रही थी, जिसे रुद्र ने देख लिया था। रुद्र उन पिक्चर्स को देखते हुए खुद से बोला, रुद्र बोला, कुछ तो है इस लड़की में। अचानक से सगाई हो रही है और शाम को शादी है, बल्कि सगाई तो हरीश सक्सेना की छोटी बेटी की थी। तभी बगल में खड़ा अर्नव बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन मैंने पता लगाया कि अब सुधा और अजय की सगाई भी आज के दिन में आरोही के साथ होगी और रात को शादी भी इसी मंडप में। हरीश सक्सेना ने अपना सारा प्लान चेंज कर दिया है। शायद ये रमन की फैमिली के साथ अपने पिछले 2 दिन में जो कुछ भी किया है उसी का नतीजा है। आपने यहाँ आने से पहले जो रमन भारद्वाज की इलीगल फैक्ट्रीज की डिटेल्स निकलवाकर पब्लिक की थी, शायद अपनी इमेज को बचाने के लिए ही भारद्वाज फैमिली ने ये कदम उठाया है। इसलिए तो किसी को भी इस बारे में नहीं पता था कि शादी भी आज शाम को होने वाली है, और अभी बताया जा रहा है कि अभी सगाई होने के साथ साथ रात को दोनों की शादी भी होने वाली है। रुद्र ने हाँ में सर हिलाया और फिर अर्नव की तरफ देखते हुए बोला। रुद्र बोला, प्लान कहाँ तक तैयार है? अर्नव रुद्र से बोला, प्लान तैयार है, बस शादी का इंतजार है। रुद्र बोला, ठीक है, शादी आज ही होगी। जैसे ही अर्नव ने यह सुना तो उसके 2 पैरों तले जमीन निकल गई और वो चौंकते हुए बोला। अर्नव बोला, क्या बोला तूने? शादी अभी? सोच समझ कर तो बोल रहा है ना तू रुद्र? रुद्र बोला, मैं कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करता हूँ। मुझे लगता है सक्सेना को सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। तो चलो शुरू करते हैं इस तमाशे को।
इतना कहकर रुद्र के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ चुकी थी, जिसे अर्नव ने देख लिया था। अर्नव ने को समझ में आ चुका था कि आखिर रुद्र अब क्या चाहता है। पूजा वाली जगह पर पूजा की सारी तैयारी हो रही थी। थोड़ी ही देर में पूजा शुरू हुई। सगाई उसके बाद होनी थी। पूजा पूरी हो रही थी कि तभी बिन मौसम बारिश का माहौल बन गया। अचानक से मौसम ने और हवाओं ने अपना पूरा रुख बदल दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गर्मियों के मौसम में अचानक से बारिश का मौसम कैसे हो गया। अच्छी खासी जहाँ धूप निकली थी वहाँ बादलों ने अपना डेरा जमा दिया। महापंडित जी ने हरीश को साफ कहा था कि ये पूजा किसी हालत में नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन जैसे ही बारिश की बूंदें जमीन पर पड़ी तो यज्ञ की आहुति के साथ साथ यज्ञ की अग्नि भी बंद हो गई। पूजा खंडित हो चुकी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो रहा है। हर कोई यही सोच रहा था कि ना जाने ये कैसा अपशगुन है, और इसका सारा ठिकरा श्रुति ने दोबारा से सुधा के ऊपर फोड़ दिया। हरीश तो इस बात से गुस्सा था कि पूजा समय रहते नहीं हो पाई, लेकिन वो किसी और से कहता भी क्या कि उसने ये पूजा सिर्फ इसलिए करवाई ताकि वह आने वाले चुनाव में जीत सके। ये बात बस वो किसी को बता नहीं सकता था, वो सिर्फ गुस्सा कर सकता था। सुधा के कहने पर भी उसे यही लगा कि शायद ये सब कुछ सुधा की फूटी किस्मत की वजह से हुआ है। हरीश ने फिर से सुधा को दोष देना शुरू कर दिया। श्रुति तो यही चाहती थी कि सुधा फिर से जलील हो, और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद बारिश अपने चरम पर आ गई, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ। तभी महापंडित जी सुधा की तरफ देखते हुए बोले। महापंडित जी बोले, हरीश सक्सेना, मौसम का अंदेशा कुछ और ही कह रहा है। आने वाला समय बदलने वाला है। इतना कहकर पंडित जी ने सुधा की तरफ इशारा किया और फिर सबकी तरफ देखते हुए सुधा से बोले। पंडित जी ने फिर से कुछ ऐसा कहा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, खास करके श्रुति को तो बिल्कुल नहीं। उसने पंडित जी के मुंह से सारी बातें सुनी तो उसे जलन के मारे सुधा से नफरत होने लगी। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पंडित जी सुधा के बारे में ये बात कहेंगे। वो तो हर किसी को सुधा को मनहूस बताते हुए सबकी नज़रों में सुधा की अहमियत को गिराना चाहती थी, लेकिन पंडित जी की कही इन बातों को सुनकर तो हर कोई हैरान हो गया। आखिर क्या चाहता है रुद्र और क्या करने वाला है वो, और क्या कहा है महापंडित जी ने जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। जानना बेहद दिलचस्प होगा। तो वहीं अचानक अजय, सुधा, आरोही और रमन की शादी की डेट चेंज कर आज के दिन करने के पीछे क्या बहुत बड़ा रीज़न है, या फिर ये शादी भी किसी और ही खेल का हिस्सा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। साथ ही में क्या हरीश सक्सेना और श्रुति सक्सेना का प्लान कामयाब हो पाएगा ये शादी करने का, ये तो कहानी के आने वाले भाग में पता चलेगा। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।